सवाल यह है कि आखिर देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस देश में लोग जाति, धर्म, लिंग, भाषा व अन्य आधार पर समूहों में बटे हुए होते हैं और वे एक राष्ट्र बनना चाहते हैं, वहाँ संविधान उन्हें मानवीय अधिकार दिलाता है। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की व्यवस्था का निर्माण किया जाता है और सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। इंसानों के बीच भेदभाव को अपराध भी घोषित करता है। 1950 के बाद दुनिया के लगभग 50 देशों ने अपना संविधान बनाया, जिसमें भारत पहला था। आज़ादी का आंदोलन और भारत के संविधान का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो उस समय संवैधानिक व्यवस्था की बात चली थी, क्योंकि हजारों समुदायों, जातियों व धर्मों में विभाजित भारत देश में बहुत विभिन्नताएं थीं। अतः संविधान के जरिए इन विभाजित लोगों को एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई। अंग्रेज चाहते थे कि भारत को सत्ता सौंपने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो। इसमें डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका प्रमुख रही। अंबेडकर का मानना था कि देश में सामाजिक क्रांति तभी स्थायी होगी जब संवैधानिक गारंटी होगी। वह संविधान के द्वारा समानता लाना चाहते थे। संविधान मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किसी देश में सामाजिक क्रांति के बाद जब आज़ादी मिलती है, सत्ता एक हाथ से निकलकर दूसरे के पास जाती है। कई बदलाव होते हैं और लोग पहले के नियमों व कानूनों को नहीं मानते हैं, नए नियम नहीं होते हैं, तो ऐसी दशा में संविधान की ज़रूरत होती है। दूसरा, जब किसी देश को दूसरे देश की गुलामी से आज़ादी मिलती है। और तीसरा, किसी देश में पहले से चल रहे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भारी संकट आ जाता है और वह काम करना बंद कर देता है। इन तीनों परिस्थितियों में संविधान की ज़रूरत होती है। जहाँ तक भारत का सवाल है, यहाँ तो स्थितियाँ एक साथ थीं। भारत में सामाजिक क्रांति सफल हो रही थी और देश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हो रहा था। देश में मनुस्मृति के तहत बनाए गए काले कानूनों के खत्म होने का समय आ गया था। सामाजिक क्रांति के महापुरुषों की श्रेणी में डॉक्टर अंबेडकर के जरिए जो सामाजिक क्रांति आई थी, उसमें संविधान की ज़रूरत थी। सच्चाई तो यह है कि भारत में राजनीतिक क्रांति के बजाय सामाजिक, उसमें संविधान की ज़रूरत थी। क्रांति के कारण संविधान का निर्माण हुआ। राजनीतिक क्रांति के बजाय सामाजिक क्रांति के कारण संविधान का निर्माण हुआ है, क्योंकि जो लोग राजनीतिक क्रांति में सक्रिय थे वे भारत में संविधान बनाना नहीं चाहते थे। वे बिना संविधान के ही देश को चलाना चाहते थे। लेकिन यहाँ मजबूत सामाजिक क्रांति के कारण राजनीतिक लोग चाह कर भी संविधान निर्माण को नहीं रोक पाए। डॉक्टर अंबेडकर के लगातार सक्रिय रहने के कारण ब्रिटिश शासक भी भारत में मौजूद सामाजिक असमानताओं व अन्याय को समझ चुके थे और संविधान के पक्ष में थे। इस तरह भारत का संविधान बनने की मंशा पर मोहर लगी। यदि अंबेडकर संविधान सभा में नहीं होते तो क्या होता? डॉक्टर अंबेडकर पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बंगाल से जीतकर संविधान सभा में आए, लेकिन इसके तुरंत बाद भारत का बंटवारा हो गया। जिस संविधान परिषद की सीट का डॉक्टर अंबेडकर प्रतिनिधित्व करते थे, उसे पाकिस्तान को दे दिया। इससे अंबेडकर का निर्वाचन खत्म हो गया। भारत बंटवारे के समय जिस तरह बंगाल वाले हिस्से को
पूर्वी पाकिस्तान को दिया। जानकारों के अनुसार यह एक साजिश के तहत दिया था ताकि अंबेडकर संविधान सभा में नहीं रह पाए। लेकिन इस साजिश को फेल करते हुए अंबेडकर वापस 14 जुलाई 1947 को बम्बई से जीतकर आ गए। इस जीत के संबंध में भी यह कहा जाता है कि दोबारा बम्बई से चुनने में कांग्रेस ने साथ दिया था, जो सही भी है। जबकि आधी सच्चाई यह भी है कि यदि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं आते तो भारत का संविधान नहीं बनता। दोबारा जीतकर आने के बाद ही यह घोषणा हुई थी कि 15 अगस्त को अंग्रेज भारत को सत्ता सौंप देंगे। जब बंगाल से जीत के बाद देश के बंटवारे से अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तो ब्रिटेन की संसद ने भारतीय संविधान सभा का कड़ा विरोध किया। आखिर अंग्रेजों को राजी करने व विरोध को दबाने के लिए खुद नेहरू को ब्रिटेन जाना पड़ा। उस समय ब्रिटेन के प्रतिष्ठित नेता चर्चिल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारतीय लोग संविधान बनाने के लायक ही नहीं हैं, इसलिए इनको आज़ादी देना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ब्रिटिश शासक अल्पसंख्यकों, इसमें SC, ST भी शामिल थे, के अधिकारों के प्रति काफ़ी गंभीर थे। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि शेड्यूल कास्ट व ट्राइब हिंदू नहीं है। इस बात पर ब्रिटेन की संसद में खूब बहस हुई। बाद में हालात ऐसे बने कि यदि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सेटलमेंट नहीं होगा तो भारत का संविधान नहीं बन पाएगा और इससे मान्यता भी नहीं मिलेगी। ऐसे संकट में डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई से जिताकर लाना कांग्रेस और पूरे देश की मजबूरी हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि बैरिस्टर जयकर ने अंबेडकर के लिए अपना इस्तीफा दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ मतभेद होने के कारण जयकर ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में यदि डॉक्टर अंबेडकर को दोबारा नहीं जिताया जाता तो संविधान भी नहीं बन पाता और देश को आज़ादी मिलने में और अधिक समय लग सकता था। इसलिए कांग्रेस में उनके घोर विरोधी नेताओं ने भी बम्बई से उनकी उम्मीदवारी की सिफारिश की और संविधान में लाने की व्यवस्था की। ऐसा भी नहीं है कि देश में उस समय कांग्रेस के पास संविधान लिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण डॉक्टर अंबेडकर थे। यदि वह संविधान सभा में नहीं होते तो भारत के अछूतों के अधिकारों का संवैधानिक सेटलमेंट होने की बात नहीं मानी जाती और इससे भारत के संविधान को मान्यता भी नहीं मिलती। भारत को बड़े लोकतंत्र के रूप में दर्जा भी नहीं मिल पाता, क्योंकि यह तभी माना जाता जब भारत के एक बड़े वर्ग SC, ST की स्वतंत्रता व अधिकारों की बात संविधान में नहीं होती। संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर का सपना अभी अधूरा ही रह गया था। भारत के संविधान के 3 लक्ष्य हैं: स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। इसके साथ ही 3 चुनौतियां भी हैं: सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और तीसरी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सेटलमेंट। देश में ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज व डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों के द्वारा जो सामाजिक क्रांति आई, उसके कारण संविधान का निर्माण हो पाया। संविधान निर्माण के समय कई कमेटियां बनाई गई थीं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट उप कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी और यूनियन
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में मेंबर थे। बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद आखिर भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। सवाल यह है कि जिन उद्देश्यों के लिए संविधान बनाया था, क्या नागरिकों को वे अधिकार मिल गए? तो यह कहना पड़ेगा कि हमें स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के अधिकार पूरी तरह से हासिल तो नहीं हो पाए, लेकिन भारत के संविधान ने जो बड़ा चमत्कार कर दिखाया, ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं हुआ। यह अंबेडकर के बनाए संविधान का ही परिणाम है कि हजारों संकटों के बावजूद देश में लोकतंत्र कायम है। देश एक है, वरना पड़ोसी व अन्य देशों में कितना बुरा हाल है। यदि दुनिया के देशों में देखें तो इंग्लैंड के नागरिकों को टुकड़ों में मौलिक अधिकार मिले। वहाँ 1920 में महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार मिला, जबकि संवैधानिक मैग्ना कार्टा व्यवस्था को 800 साल हो चुके हैं। 1979 में अमेरिका का संविधान बन गया था, लेकिन वहाँ अश्वेत लोगों को नागरिकता नहीं मिली थी। 1863 में जब अब्राहम लिंकन ने संविधान संशोधन लाया, तब काले लोगों को अमेरिका की नागरिकता मिली। भारत का संविधान बनने तक वहाँ के काले लोगों का मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं था, जबकि भारत के संविधान में सबसे पहले यह घोषणा की गई कि सभी नागरिक समान हैं और जाति, धर्म, जन्म, लिंग, वर्ण, स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह सभी बराबर होंगे। संविधान ने राष्ट्र के सभी नागरिकों को एक सूत्र में पिरोते हुए भारतीय माना और देश को इंडिया यानी भारत, इसके साथ ही मनु द्वारा स्थापित जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव व अन्याय की धारणाएं ध्वस्त करते हुए उन्हें अपराध की श्रेणी में भी घोषित कर दिया। आज़ादी के बाद देश कई तरह के संकट के दौर से गुजर रहा है। संविधान निर्माताओं ने सामाजिक व आर्थिक विषमता के खत्म होने का जो सपना देखा था, वो अभी अधूरा है। देश में लोगों को मौलिक अधिकारों से भी वंचित होना पड़ रहा है। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह अपने आप लागू नहीं होता है, उसे लागू करना पड़ता है। आज़ादी के बाद जिन लोगों पर संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, यह उन पर निर्भर करता है कि वे संविधान को कितनी जिम्मेदारी व प्रभावशाली ढंग से लागू करते हैं। सच्चाई यह है कि भारतीय संविधान को ईमानदारी व सही ढंग से लागू नहीं करने के कारण देश का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर अंबेडकर ने एक विकसित व खुशहाल देश का जो सपना देखा था, वह अभी भी अधूरा है। एक अवसर पर जिन्ना के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना मेरा बड़ा आदर करते थे। वह काफ़ी धनी व ईमानदार नेता थे। उन्होंने मुझे कई बार कहा था कि आओ आप भी हम मुसलमानों के साथ मिलकर संघर्ष करो, हम आधे से अधिक भारत को पाकिस्तान में शामिल कर सकेंगे। मैंने उनकी इस बात का कभी समर्थन नहीं किया और ना ही कोई समझौता किया। 1942 से 1946 तक मैं वायसराय की काउंसिल का मेंबर था और उस समय मैं दिल्ली में 22 पृथ्वीराज रोड पर रहता था। उन्हीं दिनों जिन्ना औरंगजेब रोड पर रहते थे। उन दिनों भी मैंने उनसे ना तो कभी बातचीत की और ना ही मुलाकात की। मेरे और उनके विचार व दृष्टिकोण में बड़ा मौलिक फर्क था। वे मुसलमानों के लिए एक अलग देश, होमलैंड बनाना चाहते थे, जबकि मैं भारत में रहता हुआ अपने लोगों के लिए सवर्ण हिंदुओं के समान ही सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहता था। यह ठीक है कि जिन्ना
अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गए और मैं अपनी सफलता के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और आशावान हूँ कि मैं भी अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर लूँगा।